कैद खानों में बंद कर दो। जिस तरह से पहले आपने अनडेमोक्रेटिक तरीके से, अनप्रोफेशनल वे से भाई पुटिंग ऑल द लीडर्स बिहाइंड द बार्स, जब इन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया तो गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उमर साहब को अंदर कर दिया। ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि जम्मू कश्मीर से इसकी जो एक अपनी शनाख्त थी, जम्मू कश्मीर का जो खसूसी दर्जा था रियासत का, उसको इन्होंने डाउनग्रेड करके, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी में बदल दिया। और जब ये ज़ाहिर इंतज़ाम है मरकज़ के, और उसके बाद तो जनरेट होनी चाहिए थी ना एम्प्लॉयमेंट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे बीजेपी बिल्कुल हर तरीके से हर जगह पे फेल हो चुकी है। और जम्मू का युवा इमोशनल किन चीज़ों से हो रहा है? लैंड जहाद का मसला इन्होंने चलाया हुआ है। बीजेपी को क्या मतलब है उससे? अगर लैंड जहाद हुआ है, अगर एनसी के टाइम में इसमें कोई लोग इन्वॉल्व हैं, आपकी सारी एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, वो लगा के कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के खिलाफ कानून बनना चाहिए जो अपने ही देश में रहने वाले लोगों को कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाओ। नेशनलिस्ट लोग माने जाते हैं। और युवा किन चीज़ों से इमोशनल होगा? उन्हीं चीज़ों को छेड़ते हैं। डॉक्टर जब एक पेशेंट की एंजियोग्राफी करता है, उसके दिल का हाल जानता है, वैसे ही बीजेपी ने जम्मू के यूथ की एंजियोग्राफी करी हुई है। वोटों की खेती करने जाएंगे बीजेपी के एमएलएज जम्मू में सेकुलर लोग। इसी जम्मू ने 1975 में शेख अब्दुल रहमान को एमपी बनाया है। सेम चीज़ रिसेंटली आज के जो गवर्नर हैं मनोज साहब, उन्होंने अपील की है कश्मीर के युवाओं से, कश्मीर के नौजवानों से कि आप गन का रास्ता छोड़कर वापस आ जाएं। बगैर किसी मेहनत व मशक्क़त के हम वही सीटें ले जाएंगे जो पहले 20 या 25 सीटें इन्होंने ली थी। ये लोग हर जगह फेल हैं। और रविंद्र रैना की बातें सुनो, टोल प्लाजा 1 साल पहले आया हुआ, 1 साल हो गया है, वो कह रहे थे कि मैं नाज़रीन आप देख रहे हैं सीधी बात महमूद ख्वाजा के साथ। आज मैं जिनकी मुलाकात आपसे कराने जा रहा हूं, एक युवा चेहरा है, एक यूथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू प्रोविंस के बिहारी लाल भूषण। उनसे हम आज बात करेंगे, जो सियासी इशू हैं उन पर भी बात करेंगे, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट पे हम बात करेंगे। भूषण साहब आपका खैर मकदम है, सीधी बात। जी आदाब। भूषण साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब 370 और 35 से 5 अगस्त 2019 को रिवोक किया था, उसमें ये दावे किए गए थे कि यूथ जो है इसको बड़ा फ़ायदा होने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, यहाँ रोज़गार जो है बढ़ेंगे। लेकिन उल्टा, जैसा कि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे इस वक्त, चाहे वो किसान है, चाहे वो तालिब इल्म है, या दूसरे हमारे बिजनेसमैन हैं, सब इस वक्त सड़कों पे हैं, सब रो रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को? मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के पहले जब इनको मनसूख करने की बात की जा रही थी, तो उस वक़्त बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं जम्मू प्रोविंस के, उन्होंने कहा था कि जैसे ही ये आर्टिकल यहाँ से दफन कर दिए जाएंगे तो उसके बाद जम्मू प्रोविंस के लिए, ख़ास करके जम्मू प्रोविंस के अंदर जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 10 डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को बहुत सारी जॉब मिलने वाली है, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बदला क्या, 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया और अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं आया है। बल्कि इस दौरान में जो पुरानी इन्होंने पोस्टें निकाली हुई थी और उस पर किस तरह से धांधली हुई, फायर एंड एमरजेंसी की लिस्ट रिसेंटली आई है और उसमें आपने देखा किस तरह से जम्मू का बच्चा सफ़र कर रहा है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस ग्राउंड पे बिल्कुल फेल है। इन्होंने कहा था कि जब ये आर्टिकल हटा दिया जाएगा उसके बाद जम्मू कश्मीर में जितनी जॉब आएगी उतनी हिंदुस्तान की किसी यूटी और उसमें नहीं आएगी। और हमने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि जम्मू कश्मीर से इसकी जो एक अपनी शनाख्त थी, जम्मू कश्मीर का जो खसूसी दर्जा था रियासत का, उसको इन्होंने डाउनग्रेड करके, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी में बदल दिया। और जब ये ज़ाहिर इंतज़ाम है मरकज़ के, और उसके बाद तो जनरेट होनी चाहिए थी ना एम्प्लॉयमेंट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे बीजेपी बिल्कुल हर
तरीके से हर जगह पे फेल हो चुकी है और उनके पास इस वक्त कुछ है ही नहीं। वो उन चीज़ों को छेड़ रहे हैं जिससे जम्मू का यूथ इमोशनल हो रहा है। जैसे आजकल तिरंगे की बात चल रही है, तो क्या ज़रूरी है आप महबूबा के उधर ऑफिस में जाके ही तिरंगा चढ़ाएंगे? भाई हिंदुस्तान का इंच इंच अपना है, हिंदुस्तान की हर जगह हमारी अपनी है, वहाँ स्पेशल झंडा चढ़ाने से मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा मिलने वाला है। और जम्मू का युवा इमोशनल किन चीज़ों से हो रहा है? लैंड जहाद का मसला इन्होंने चलाया हुआ है। बीजेपी को क्या मतलब है उससे? अगर लैंड जहाद हुआ है, अगर एनसी के टाइम में इसमें कोई लोग इन्वॉल्व हैं, आपकी सारी एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, वो लगा के कैद खानों में बंद कर दो। जिस तरह से पहले आपने अनडेमोक्रेटिक तरीके से, अनप्रोफेशनल वे से, भाई पुटिंग ऑल द लीडर्स बिहाइंड द बार्स, जब इन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया तो गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उमर साहब को अंदर कर दिया, फारूक साहब को इन्होंने डिटेंशन में डाल दिया, महबूबा को डाला। वो कोई तर्ज़ो निज़ाम नहीं था। और अब इनको पता लग रहा है कि जम्मू का यूथ इमोशनल किन चीज़ों से हो रहा है। लैंड जहाज से होगा, वो नेशनलिज्म के नाम से होगा। भाई हम हिंदुस्तानी हैं, उसमें किसको क्या शक है? और सबसे पहले हिंदुस्तान में इस तरह का कानून बनना चाहिए जो आपको पाकिस्तान भेजने की बात करता है। भाई आप एक हिंदुस्तानी को कह रहे हो तुम पाकिस्तान चले जा, तो सबसे पहले इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कानून बनना चाहिए जो अपने ही देश में रहने वाले लोगों को कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाओ। बहरीलाल जी, जैसे बात करेंगे, जैसे अभी आपने बात की पाकिस्तान भेजने की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अक्सर ये बयानात आते हैं कि जो ऐसी बात करे या जो कोई भी इनके अगेंस्ट बोले उनको पाकिस्तान भेजा जाता है। तो ये कैसी राजनीति है? अगर जमहूरी मुल्क के अंदर एक जमहूरी सियासत में आप रह रहे हैं तो ये यूथ को भटकाने की क्या कहीं कोशिश की जा रही है या कोई और मंशा है? मैंने कहा कि देखो, इन्होंने सर्वे किया हुआ है और इनको पता है जम्मू में खास करके नेशनलिस्ट लोग माने जाते हैं और युवा किन चीज़ों से इमोशनल होगा, उन्हीं चीज़ों को छेड़ते हैं। डॉक्टर जब एक पेशेंट की एंजियोग्राफी करता है उसके दिल का हाल जानता है, वैसे ही बीजेपी ने जम्मू के यूथ की एंजियोग्राफी करी हुई है और इनको पता है जब इनके दिल का हाल जाना है किन किन चीज़ों से बच्चे इमोशनल होंगे, उन्हीं चीज़ों को छेड़ रहे हैं। बाकी एम्प्लॉयमेंट पे ये बात नहीं कर रहे हैं। टीचर्स की इन्होंने पोस्टें निकाली 2015, 16, 17 में और उस वक़्त गिने चुने डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने पोस्टें दी। डोडा के लिए, रंबन के लिए, भद्रवाह के लिए, किश्तवाड़ के लिए, कठुआ के लिए कोई पोस्टें नहीं रखी इन्होंने। कश्मीर में बहुत ज़्यादा पोस्टें हुई। फिर इन्होंने कहा कि आने वाली हैं पोस्टें। फिर 50,000 नौकरियों की बात करके गए यहाँ से सत्यपाल मलिक जी। उसके बाद क्या हुआ? वो नौकरियां भी गायब हो गई, वो सब चीज़ें इन्होंने दफन कर दी। उसके बाद नए एलजी आ जाते हैं, उन्होंने 25,000 नौकरियों की बात की, वो 25,000 नौकरियां भी नहीं मिली। अब ये मुझे इस चीज़ की हैरानगी है कि जब ये दोबारा वोटों की खेती करने जाएंगे बीजेपी के एमएलएज, जम्मू में सेकुलर लोग, इसी जम्मू ने 1975 में शेख अब्दुल रहमान को एमपी बनाया, मुसलमान एमपी को इस जम्मू के लोगों ने चुना है, यहाँ सेकुलर लोग रहते हैं। आपने कहा था कि 35 से जाएगा तो जम्मू के साथ इंसाफ होगा। कहाँ पे इंसाफ हो रहा है? मेरे को आप बताएं कहाँ पे इंसाफ हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट बाई लीव्स एंड बॉन्ड्स दिन दुगनी और रात चुगनी बढ़ रही है और ये लाजवाब हैं लोग। एक टाइम आएगा ये पागल हो जाएंगे, मेंटल हो जाएंगे। अगर मैं बता रहा हूँ कि जितनी बातें राविंदर रैना जी कर रहे हैं या जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को ब्लेम करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स जितने, चाहे वो अमर साहब हों, चाहे वो देवेंद्र राणा जी हों, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, ये कहते हैं कि कश्मीर का जो यूथ है उसको कहते हैं कि आप ये गन का रास्ता जो है ये छोड़कर आप वापस चले आएँ। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चीज़ कहती है तो वो पाकिस्तानी बन जाती है, उसको एंटी नेशनल करार दिया जाता है। सेम चीज़ रिसेंटली आज के जो गवर्नर हैं मनोज साहब, उन्होंने अपील की है कश्मीर के युवाओं से, कश्मीर के नौजवानों से कि आप गन का रास्ता छोड़कर वापस आ जाएं, हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे। जनाब, उग्रवादियों जितने भी कश्मीर से टेररिस्ट मारे गए हैं उनके घर वालों को, फैमिली को स्कॉलरशिप किसने दिया? बीजेपी ने। जहां जम्मू का यूथ पीजी होल्डर है, पीएचडी होल्डर है, एमफिल करके बेकार है, उसको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। लेकिन उन लोगों को ये रस्म किसने चलाई? बीजेपी ने। आज अगर महबूबा मुफ्ती ने कुछ गलत बयान दिए हैं तो ये बीजेपी को कब इस चीज़ का इल्म हुआ है? यही इनके ही वालिद साहब जो थे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब,
जैसे ही वो इलेक्शन में जीतते हैं और बीजेपी और पीडीपी का जब अलायंस होता है आपस में, तो तब वो सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का। तो बीजेपी को तब नहीं लग रहा था कि ये एंटी नेशनल है मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, तब इनको ये इल्म नहीं था। इनको ये कब इल्म हुआ कि महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनल बातें करती है, तो तब भी करती थी। और उसके बाद जब इनकी सरकार का आपस में तलाक हुआ, तो अब ये कहीं ना कहीं वो नेशनलिज्म जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं ताकि जम्मू का युवा इमोशनल होगा और एट द एंड बगैर किसी मेहनत व मशक्क़त के हम वही सीटें ले जाएंगे जो पहले 20 या 25 सीटें इन्होंने ली थी, वही सीटें। लेकिन मैं बताऊं, जम्मू से अगर 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी तो हम लोगों के वोटों ने इनको यहाँ जम्मू कश्मीर असेंबली की सीढ़ियों तक पहुँचाया। इन लोगों को आज एहसास नहीं है, ये लोग हर जगह फेल हैं। और रविंद्र रैना की बातें सुनो, टोल प्लाजा 1 साल पहले आया हुआ 1 साल हो गया है, वो कह रहे थे कि मैं जेसीबी लगाऊंगा और अखाड़ के फेंक दूंगा। भाई साहब ने कभी वो मशक्कत नहीं की, भाई साहब ने कभी वो हिम्मत नहीं की। पार्टी में सुनवाई नहीं है। कुविंदर गुप्ता का बयान आपने सुना, अगले दिन वो 1-to-1 इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम SRO 202 को हटाएंगे, और दूसरे दिन SRO 202 हट जाता है। जब 370 और 35A की मनसूखी की बात आई तो तब रविंद्र रैना कह रहे हैं कि कोई स्नाइपर राइफल मिली है कश्मीर में, बहुत बड़ा पंगा होने वाला है, इनको पता ही नहीं। तब तक आर्टिकल हट जाता है, जम्मू को यूटी बना दिया जाता है, जम्मू कश्मीर को। इनको कोई इल्म नहीं। मैं समझता हूँ कि इनको या तो खुद रिजाइन देना चाहिए या तो बीजेपी को ये तमाम पुराने चेहरे इनको ख़त्म करके। नाज़रीन, बहुत अहम बात कही है भूषण साहब ने कि शायद आप तक ना पहुंचे, आपकी समझ में नहीं आए, तो इसलिए मैं रिपीट करना चाहता हूं कि जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 25 MLA जो हैं, सेंटर क्या कर रही है, क्या फैसले ले रही है, उनको पता नहीं होता। उनका जो रिएक्शन है वो उसके बिल्कुल बरअक्स जाता है। इसमें ये समझने की बात है, ये आपको गौर करने की बात है कि किसी भी जो भी सियासत है, मैं किसी पार्टी के हक में नहीं हूँ, मैं गैर जानिबदार होकर बात करूंगा। सियासत में जाने से पहले, आपने इलेक्ट करने से पहले अपने वोट की अहमियत समझनी है और अपना वोट उसको करना है जो उसके काबिल हो, जिसने ना कि आपके साथ हमेशा से ऐसे दावे किए हों जब आपको लूट ही रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी इनकी लीडरशिप है, इनको पता ही नहीं है कि सेंटर जो है वो क्या फैसले ले रहा है। सेंटर जो है, सेंटर की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्ट गवर्नर साहब को जाती है और वो फैसला इंप्लीमेंट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है उसमें इस वक्त भी काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। उनकी पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें आती हैं, बार बार इंटरव्यू पे इंटरव्यू आते हैं कि यहाँ रीशफल किया जाना चाहिए। तो बिहारी साहब, हम आगे बढ़ते हैं, सियासत पे चलते हैं। हम अभी डीडीसी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो इन इलेक्शन को आप क्या समझते हैं? क्या जो दूसरे इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन है, उनको डेफर करने के लिए ये इलेक्शन किए जा रहे हैं? और आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये फलाह बहबूद के कामों में कितना मौसर साबित होंगे? एक तो इसमें ये बात है कि मैंने खुद चुनाव लड़ा किसी एक पंचायत से और जीत के आया हूँ। मैं भी चक्का पंचायत की रहनुमाई कर रहा हूँ। अच्छा, और वो मुझे पता नहीं था, आप ऐसे वहाँ सरपंच हैं? जी। तो मैं ये बताऊं कि उसके बाद इन्होंने क्या किया, बीडीसी का इलेक्शन करवाया। एक ब्लॉक के अंदर 14 या 15 पंचायतें रखी हुई हैं, उनमें 7 सीटें ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, वुमेन रिजर्वेशन है। फिर जब बीडीसी का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने फिर से उस सीट को भी रिजर्व कर दिया। अब जब डीडीसी के इलेक्शन हो जा रहे हैं तो उसी सीट को ये फिर से रिजर्व कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट आप कितनी करेंगे? पंचायत में अगर एक ब्लॉक में आपने 7 पंचायतों को ऑलरेडी वुमेन रिजर्वेशन में रखा हुआ है, फिर आपने बीडीसी की सीट को वुमेन रिजर्वेशन में डाल दिया, आप डीडीसी सीट को भी वुमेन रिजर्वेशन में डाल रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए या ये गलत है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 2 स्टेप पहले ही वुमेन रिजर्वेशन रखी है, एटलीस्ट तीसरी स्टेज पे किसी मेल को मौका मिलना चाहिए। और हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की इसमें साजिश है। उनको पता है यार असेंबली इलेक्शन तो होने वाले हैं नहीं और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। हम बीडीसी के इलेक्शन करवा गए हैं, उसके बाद हम डीडीसी के करवाएंगे और उसमें पंचेस और सरपंचेस की पावर कुछ नहीं रह जाएगी। जब इवन के जब
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का इलेक्शन हो जाएगा तो उसमें बीडीसी की भी कहीं ना कहीं पावर ख़त्म हो जाएगी। और इनको पता है कि अब इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, पब्लिक वोट करेगी, और इनको पता है बीजेपी वालों को कि अपने ही लोगों को वहाँ से हम हटाएंगे, उनको ही सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग हमारे कांटेक्ट में होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। आजकल का यूथ जो है वो समझदार है, पढ़ा लिखा है। आपने खुद देखा, राविंदर रैना साहब ने कहा कि जब उनसे किसी जर्नलिस्ट ने ये क्वेश्चन किया, शायद से जुनेद हाशमी ने पूछा था कि राविंदर रैना साहब आप जम्मू कश्मीर में नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं भाई साहब, जब डोमिसाइल लॉ आ जाएगा उसके बाद आप देख लेना कितनी नौकरियां आएंगी। जब डोमिसाइल लॉ आ जाता है तो उसके बाद भाई साहब आपने बदलाव क्या किया। बिहार में आज इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे ये कंपेन कर रहे हैं कि हम बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे और जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस वो वापस ले रहे हैं। तो वहाँ तो इनको इलेक्शन जीतना है, इसलिए वहाँ पे वो इलेक्शन 370 वहाँ भी ये जिक्र हो रहा है। आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप बिहार में जम्मू कश्मीर के 370 की बात कर रहे हो? क्यों? उनको पता है कि जम्मू कश्मीर को हमने बिल्कुल खज्जल कर दिया है, जम्मू कश्मीर की जनता को हमने बिल्कुल उनकी अनसुनी करनी है, और कहीं ना कहीं बिहार को भी इस मसले पे इमोशनल करेंगे। आप क्यों, जब आप वन नेशन की बात करते हो, एक नेशन एक विधान की बात करते हो, आपने क्यों हिमाचल को स्पेशल स्टेटस दे के रखा हुआ है? आपने क्यों नागालैंड को दे के रखा है? आप क्यों बिहार में ये बात कर रहे हैं कि आपको स्पेशल स्टेटस मिलेगा? क्या ये दोगली राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं? इन लोग, मैं राविंदर रैना को आज चैलेंज करता हूं, आपके इस मंच से, आपके इस वकूफ से चैलेंज कर रहा हूं कि अगर हिम्मत है तो वो गांव से किसी पंचायत का इलेक्शन लड़के देख लें और जीत लें। जितनी सियासत गांव की पंचायत के अंदर चलती है, अगर राविंदर रैना कभी मेरे अपोजिट इलेक्शन लड़ेंगे ना, मैं उनकी जबान जब्त करवा लूंगा। बहुत बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज। बिहारी लाल भूषण का ये मानना है कि वो अगर मेरे अगेंस्ट आके कहीं पंचायत में भी इलेक्शन लड़ेंगे, मैं उनको हरा दूंगा। देखते हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है। बिहारी हरा नहीं दूंगा मैं उनकी जमानत जब्त। किस मुद्दे पे वो बात करेंगे? क्या दिया आपने जम्मू कश्मीर को? आप मेरे को ये बताएं। ठीक है, हम लोगों ने कंप्रोमाइज किया, हम लोगों ने बर्दाश्त किया कि आपने हमारी शनाख्त हमसे छीन ली, ठीक है, इवन के दैट वाज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो पाकिस्तान से हम नहीं लाए थे, इंग्लैंड से या कैटलोनिया से हम उसको लेके नहीं आए थे। वो हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनके लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा जम्मू कश्मीर को दिया था। ठीक है, आपने वापस लिया और हमने कंप्रोमाइज किया आपके साथ कि हमें नौकरियां मिलेंगी। उसके बदले में आपने यूथ को मेंटली डिसेबल कर दिया और फिजिकली हैंडीकैप कर दिया। उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ऑल द लीडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट भारतीय जनता पार्टी, जितने भी लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अंदर, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। बिहारी लाल साहब, मैं आपसे ये जानना भी चाहूँगा, अगर 370 और 35A की बात करें, जब ये एब्रोगेट किया गया तो इससे पहले चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कांग्रेस है, PDP है, इनकी सरकारें यहाँ रही हैं, क्या उस वक़्त ये लोग उसको मजबूत नहीं कर सकते थे ताकि बिल आखिर इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनली एब्रोगेट करना ही पड़ा? अब मैं क्यों कहता हूँ इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल? इसलिए कहता हूँ कि भाई जब 370 को आपने हटाया और 35A को हटाना था, तो जम्मू कश्मीर में आपकी असेंबली में इस चीज़ को डिस्कस होना चाहिए था। जब जम्मू कश्मीर में असेंबली नहीं है तो आपने फिर वही काम किया ना, बैकडोर से ही किया ना उसको। और उसके बाद आपने क्या किया? PSA लगा दिया आपने। जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर थे उनके ऊपर PSA लगा लिया। भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर पे PSA नहीं लगता है। आप देखो ना, अदिति शर्मा कुछ भी कह रही हैं और आज भी शी इज स्पीकिंग अगेंस्ट बीजेपी, नहीं बल्कि अगेंस्ट भी नहीं, वो सच्चाई को सामने रख रही हैं कि बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं वो किस तरह नाकाम हुए हैं जम्मू कश्मीर में। आप जम्मू कश्मीर को किस दिशा में ले रहे हो? मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि हम अनलक्की लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में हमारा जन्म हुआ है, और जो हमारे साथ एक स्टेप मदर का सलूक कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक और मुद्दा यहाँ मैं उठाना चाहूँगा। 1967 की बात है, जब गांव में दहशतगर्दी रोज पे थी, चाहे वो आपका पुंछ रजौरी हो, चाहे वो कठुआ का बनी बसोली हो, लुवांग हो, चाहे वो बलावर हो, उधमपुर का रामनगर हो, रियासी का मोहर हो, रियासी हो, रंबन डोडा किश्तवाड़ हो। उस वक्त जब दहशतगर्दी रोज पे थी
तो विलेज डिफेंस कमेटीज़ का गठन किया जाता है। आज वो विलेज डिफेंस कमेटीज़ बिना पेमेंट के हैं, दे आर वीपिंग फॉर पेमेंट, उनको कोई भी ऑनरेरियम नहीं दिया जा रहा है। इवन के इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब इलेक्शन लड़े हैं गांव-गांव से जाके असेंबली इलेक्शन, तो तब बड़े-बड़े इन्होंने वादे किए हैं कि हम जितने भी वीडीसी के लोग हैं इनको सैलरी देंगे। उन बेचारों को 3-4 सालों से कोई सैलरी नहीं मिल रही है, और बेजात खुद मैंने वो 1.5-2 साल तक मैंने खुद उनकी फाइट लड़ी है। आज उनका एक अलग प्रेसिडेंट बना हुआ है, वो आज भी लड़ रहे हैं, आज भी उनके बच्चे भूख के मारे तड़फ रहे हैं। तो आपने जम्मू कश्मीर में क्या बदला? अगर आपने जंगलों को बदला है, आपने वीरान जगहों को बदला है, तो डेवलपमेंट के नाम पे तो आपने भाई साहब कुछ नहीं किया है ना। अभी रिसेंटली आपने कहा था कि 35 से जाएगा, 370 जाएगा। इसकी मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के लिए जॉब रिजर्व रहेंगी, कोई बाहर का बंदा ज़मीन नहीं ले पाएगा। तो कल लैंड लॉ भी इन्होंने ले आया है। मैं स्पेशली इसी चीज़ पे आना चाहता था। बिल आखिर में आपसे यही सवाल करने वाला था, प्रोग्राम का वक्त भी कम है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी जो ये लैंड एक्ट आया है जिसमें लिखा गया है कि डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, तो स्पेशली जो नुकसान है मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि जम्मू खिता को, स्पेशली जम्मू को, पीर पंजाल को भी आप छोड़ दो, आप चनाब वैली को भी छोड़ दो, बिल आखिर नुकसान जो है वो जम्मू को होने वाला है। तो आप यूथ को क्या बताएंगे कि उस वक्त जब ये यहाँ बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी आपस में, तो सपोर्टर्स जो थे उस वक्त 370 और 35A के अगेंस्ट जो थे, उनको क्या बताएंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं बता रहा हूँ आपको, ये मज़ेदार बात है, और मुझे पता है कि कश्मीर सफ़र होने वाला नहीं है। देखो, कश्मीर में वो कश्मीरियत है कि अगर रामबन, डोडा, किश्तवाड़ का बंदा भी कश्मीर में जाके ज़मीन लेता है, वो ज़मीन देने वाले नहीं हैं भाई साहब। जम्मू में डोगरों के पास जितनी ज़मीनें थी वो इन्होंने एज ए प्रॉपर्टी डीलर बन के खुद बेची हैं, अपनी कंजेंट से बेची हुई हैं। चलो वो उनका पर्सनल इंटरेस्ट था। उसके बाद जो स्टेट लैंड भी बची है जम्मू प्रोविंस में, ये निकल जाएगी। ये तो स्टेट खुद, ये गवर्नमेंट खुद दे देगी, पॉलिटिकल लीडर खुद दे देंगे। तो इसका अल्टीमेटली नुकसान सबसे ज़्यादा अगर किसी को होने वाला है जम्मू में। देखो, इंडिया क्राइम में नंबर 1 पे है, और इंडिया में दिल्ली क्राइम में नंबर 1 पे है। आप देखो किस तरह के निर्भया का मसला हुआ था, या और भी बहुत सारे वहाँ पे उस्मत रेजी के मामला सामने आते रहते हैं आए दिन दिल्ली के अंदर। वो चीज़ जम्मू में होने वाली है। आप देख लेना, एक वक्त आएगा जब हम ये नहीं कहते हैं कि बाहर के लोग वो लोग आते हैं जो वहाँ ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं। वो जब जम्मू कश्मीर में आके सेटल होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या मैन मेड रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाएंगे, और जाहिर बात है क्राइम का जो रेशो है वो बढ़ जाएगा, और उससे अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जम्मू सफ़र करेगा। आने वाली जो ये नस्ल कुशी की जा रही है, आने वाले वक्त में और भी इसका बुरा हाल होने वाला। बहरीलाल भूषण जी, सीधी बात में आपका बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ युवा नेता, युवा चेहरा बहरीलाल भूषण साहब, जिन्होंने अपनी बात जो है बिल्कुल दो धारी तलवार की तरह रखी है, गैर जानिबदार होकर रखी है। तो सवाल आप भी करें, सवाल मैं भी करूं, सब मिल के सवाल करें अपनी रियासत की फलाह बहबूद के लिए, अपने नौजवानों के लिए जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए। इन सफ्ताधारी नागों से सवाल आप भी करें, सवाल मैं भी करूं। इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।